सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, आज से हम पढ़ेंगे अपनी तरंग हिंदी व्याकरण कक्षा 5 की। तो चलिए इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 1, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण, यानी कि लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इधर देखिए सभी, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर क्या होती है। आप लोग कुछ कुछ तो जानते हैं ना, क्योंकि पिछली कक्षाओं में भी पढ़ी है भाषा और ग्रामर आपने। भाषा और व्याकरण, प्रिय बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने भाषा के संबंध में जाना है। इस अध्याय में आप जानेंगे कि भाषा की आवश्यकता के क्या कारण थे, अथवा भाषा की आवश्यकता मानव को क्यों पड़ी। निम्न वर्णित चित्र व उल्लेख भाषा के विकास की गाथा कहते हैं। बच्चों, ये तो आप लोग जानते हैं ना कि भाषा क्या होती है, और कई सारी भाषाएं होती है, विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है, ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन भाषा की शुरुआत कैसे हुई, भाषा की आवश्यकता मनुष्य को पड़ी क्यों, आइए इसके विकास को जानते हैं। बच्चों, यहाँ आप कुछ चित्र देख पा रहे हैं, जिसमें देखो दीवारों पर ना कुछ उकेरा जा रहा है, मतलब कुछ चित्र बनाए जा रहे हैं। देख पा रहे हैं ना आप। दूसरे चित्र में भी देखो बच्चों, कुछ प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। ये क्यों बने थे, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी कि एक जन या तो दूसरे जन को, या बच्चों हो सकता है एक कबीला दूसरे कबीले को, या आने वाली जो पीढ़ी होती है ना उसे, वो हम जो आज सोच रहे हैं, जान रहे हैं, हो सकता है हम उस चीज को आगे बढ़ाना चाहे। यदि हमारे पास भाषा नहीं थी, भाषा नहीं है, ऐसा सोच लीजिए, तो हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा निकालेंगे ना कि जिससे हम अपनी बातें कह सके। तो सब अपनी गुफाओं में जो दीवारें होती थी उस पर कुछ चित्र बनाते थे, ताकि अपनी बातों को वो बता सके दूसरों को। आगे देखते हैं यहाँ पर, आरंभ में जब भाषा नहीं थी, मतलब कि शुरुआत में जब भाषा नहीं थी, तब मनुष्य इशारों संकेतों से अपने विचारों एवं भावों को व्यक्त करता था। फिर बाद में उसने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चट्टानों, पत्थरों व गुफाओं की दीवारों पर कुछ चिन्ह बनाने शुरू कर दिए। इस प्रकार संकेतों की सहायता से उसे विचारों का आदान प्रदान सरल लगने लगा। तो बच्चों, जब भाषा नहीं थी तो वो इशारों से अपनी बात को एक दूसरे को समझाते थे, लेकिन फिर आगे चलकर उन्होंने क्या काम करना शुरू किया, चट्टानों पर, गुफाओं में जो दीवारें होती थी, जो चट्टानें होती थी, जो पत्थर होते थे, उस पे कुछ कुछ बनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मनुष्य सभ्यता की ओर बढ़ता गया, वैसे वैसे उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक साधन की आवश्यकता का अनुभव होने लगा। भाषा का प्रादुर्भाव इसी आवश्यकता का परिणाम है। जैसे जैसे बच्चों मनुष्य सभ्य होता गया, समाज के रूप में बदलता गया, उसे अपनी एक ऐसी भाषा की आवश्यकता पड़ने लगी, मतलब वह अपनी बातों को दूसरों को बता सके, उन बातों को वो संरक्षित भी रख सके, ताकि दूसरे उसे समझ सके। बच्चों, ऐसा ना हो कि फिर से वापस से शुरू करना पड़े। यदि हमें ये पता चल गया कि पहिया बन गया है, या आग से बच्चों जानवर दूर भागते हैं, तो ये बात हम अपने आने वाली पीढ़ी को तो बताएंगे ना। तो इन बातों को बताने के लिए उन्होंने क्या काम किया, चट्टानों पर कुछ कुछ चित्र बनाना शुरू कर दिए। उसी के साथ साथ जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, तो उसने भाषा का आविष्कार कर लिया। आज भाषा का विशेष महत्व है। भाषा को विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जाता है। भाषा यानी कि लैंग्वेज, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों एवं विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, एवं दूसरों के भावों एवं विचारों को समझते हैं। जैसे बच्चों, सबसे अच्छा उदाहरण आप अभी ये जानिए, मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ, जो बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, वह किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से ना। और आप भाषा के माध्यम से उस बात को समझ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो ये है था बच्चों हमारी भाषा। भाषा वह साधन है जिससे हम एक दूसरे की बातों को जानते समझते हैं साधारण भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के रूप यानी कि काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, अपने मन के भावों एवं विचारों को हम 3 रूपों में प्रकट कर सकते हैं, लिखकर, बोलकर एवं संकेतों द्वारा। इस प्रकार भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से बच्चों, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। चलिए इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज, जब हम अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे विद्यालय में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में सजल ने बहुत सुंदर कविता का पाठ किया, जिसे सुनकर अध्यापिकाओं तथा अन्य विद्यार्थियों ने उसे बधाई दी।
इस प्रसंग से सजल ने बोलकर अपनी बात लोगों तक पहुंचाई और जिसे सुनकर अध्यापिकाओं व विद्यार्थियों ने उसे बधाई दी। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। तो ये था बच्चों भाषा का मौखिक रूप। फिर देखिए बच्चों, आगे चल के सजल ने क्या काम किया। अब घर पहुंचकर सजल ने विद्यालय का सारा प्रकरण पत्र में लिखकर अपने प्रिय मित्र रवि को भेज दिया। पत्र पढ़कर रवि बहुत खुश हुआ और उसने भी पत्र लिखकर सजल को बधाई दी। यह भाषा का लिखित रूप है। इस प्रकार जब हम विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो बच्चों, सजल ने अपने विद्यालय में कविता का पाठ किया, अपनी कुछ बातें बताई जिसे सुनकर सभी अध्यापक भी खुश हुए और साथ ही साथ बच्चे भी खुश हुए, उसके सहपाठी भी खुश हुए। ये क्या था? भाषा का मौखिक रूप। और उसी प्रकरण को बच्चों, उसी घटना को जब उसने अपने दोस्त को, जो कि वहां से दूर था, उसने लिखकर बताया पत्र के माध्यम से, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के 4 कौशल होते हैं, इस बात पे ध्यान दीजिए बच्चों। भाषा के 4 कौशल होते हैं: बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। क्या क्या होता है बच्चों? सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। इन्हीं कौशलों का प्रयोग भाषा के दोनों रूपों में किया जाता है, जिससे बोलना व सुनना भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आता है और लिखना व पढ़ना भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई बच्चों भाषा। अब हम पढ़ेंगे बोली यानी कि डायलेक्ट क्या होता है। भाषा के मौखिक रूप को बोली कहते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न बोलियां प्रचलन में है। ये सीमित या बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती हैं। स्थानीय बोली में साहित्य की रचना नहीं की जाती है। राजस्थानी, बुंदेलखंडी, मैथिली आदि कई बोलियों के उदाहरण हैं। इनका प्रयोग भारत में विभिन्न भागों में किया जाता है। भारत में इस समय 22 बोलियां प्रचलन में हैं। कौन कौन सी बच्चों? हिंदी, बांग्ला, असमी, डोंगरी, गुजराती, डोगरी, बोडो, कन्नड़, मराठी, नेपाली, कोंकणी, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, संथाली, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, सिंधी और तमिल। ये थी बच्चों बोली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जानिए लिपि क्या होती है, यानी कि स्क्रिप्ट। भाषा को लिखित रूप प्रदान करने हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें भाषा की लिपि कहते हैं। अर्थात भाषा के लिखने के तरीके या ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। जैसे बच्चों, हिंदी की लिपि है देवनागरी, संस्कृत की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी और उर्दू की लिपि है फारसी। बच्चों, गुजराती की लिपि है देवनागरी और मराठी की लिपि भी है देवनागरी। लिपि के द्वारा किसी भी भाषा के साहित्य अथवा रचनाओं को अमूल्य धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। देवनागरी लिपि में कुल 52 चिन्ह होते हैं जो अलग अलग ध्वनियों को प्रकट करते हैं। इन्हीं चिन्हों के द्वारा हिंदी भाषा लिखी जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बच्चों, हम बचपन में सबसे पहले क्या सीखते हैं? आ इ ई क ख ग सीखते हैं ना, और अंग्रेजी की ABCD सीखते हैं। तो ये जो प्रत्येक चिन्ह होते हैं यही लिपि होते हैं बच्चों। इसी से तो हम भाषा सीखते हैं। इन्हीं अक्षरों, इन्हीं वर्णों और इन्हीं अल्फाबेट के आधार पर तो बच्चों पूरी भाषा तैयार होती है। इन्हीं प्रत्येक चिन्हों को लिपि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये थी बच्चों हमारी भाषा। अब देखिए व्याकरण क्या होती है, यानी कि ग्रामर। व्याकरण वह ज्ञान है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। व्याकरण भाषा को अपने नियमों में बांधकर उसे शुद्ध और सुंदर बनाता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। जैसे बच्चों, राम गाना गा रही है, कमल जाएगा वह दिल्ली, तेरे मेरे पास है बक्सा, हरीश डिब्बा सूरज मनव। अब बच्चों, जो उपयुक्त वाक्यों में कुछ ना कुछ अशुद्धियां हैं, हमें कुछ अर्थ भी अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। पहला वाक्य देखिए। पहले वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है। सही वाक्य होगा राम गाना गा रहा है। और बच्चों, दूसरे वाक्य में पदक्रम संबंधी अशुद्धियां है, अर्थात शब्द सही क्रम में नहीं है। वह कल दिल्ली जाएगा। तीसरे वाक्य में बच्चों अशुद्ध प्रयोग किया गया है, मेरा बक्सा तेरे पास है।
और चौथे वाक्य में बच्चों वर्तनी यानी कि स्पेलिंग संबंधी अशुद्धियां हैं। हरीश, टिब्बा, सूरज, मानव शुद्ध रूप है। इस प्रकार आपने जाना कि उपरोक्त सभी अशुद्धियों के सही स्वरूप का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा हुआ, क्योंकि व्याकरण ही हमें सिखाता है कि हम सही वाक्य तथा सही शब्द बोले और लिखें। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम अवश्य होते हैं, इनका पालन करने से ही भाषा शुद्ध रूप में बोली और लिखी जा सकती है। व्याकरण से ही हमें इन नियमों की सही जानकारी मिलती है। अतः भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, व्याकरण के अंग पार्ट्स ऑफ ग्रामर क्या क्या होते हैं। व्याकरण के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। पहला है वर्ण विचार यानी कि फोनोलॉजी। इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और उनके बोलने में वर्ण शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है बच्चों शब्द निर्माण यानी कि मॉर्फोलॉजी। इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व, उनकी उत्पत्ति तथा बनावट का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार यानी कि सिंटैक्स। इसके अंतर्गत वाक्य रचना, उनके भेद, बनावट, शुद्धता तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों आपने जाना अपने भावों एवं विचारों को बोलकर प्रकट करने को मौखिक भाषा कहते हैं। हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। क्या आप जानते हैं लिखित भाषा किसे कहते हैं? हिंदी भाषा का देश में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? जिस भाषा का प्रयोग देश में सबसे अधिक किया जाता है वह क्या कहलाती है? हिंदी कहलाती है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। पाठ का सार देखिए बच्चों, भाषा के माध्यम से हम अपने मन के भावों व विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा को लिखने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है। व्याकरण भाषा का शुद्ध ज्ञान कराती है। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आपने पढ़ी है भाषा और व्याकरण, इसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।